Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have the lecture and the topic of this lecture is natural resources and agriculture. आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वेजिटेबल्स एंड राइस और डिफरेंट ग्रेन्स वगैरह यहाँ पे इनको कल्टीवेट करते हैं और फिर जो है उसमें से कुछ चीज़ें हमारे पाकिस्तान में ही यूज़ होती है जितनी यहाँ की ज़रूरत है, बाकी जो है एक्सपोर्ट कर दी जाती है क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है ज़रखेज़ है कुछ इलाकों की और कुछ इलाकों की नहीं है। जहाँ पे है ज़रखेज़ तो वहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है और उनके ज़रिए जो हमें चीज़ें मिलती हैं, ये जो कह लें कि वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए भी। उसके अलावा जो पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं वो हैं हमारे पास मिनरल, रिवर्स, कनाल्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स। इन रिसोर्सेज को किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से ये हमारी जो है इकोनॉमी को बेहतर बनाते हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज का जिक्र हो रहा है उसको देख लेते हैं। द रिसोर्सेज इनरोड बाय द नेचर टू द कंट्री। ऐसी रिसोर्सेज जो कि नेचर ने दी है, इसको हमने कुछ नहीं किया। हमने अब जाहिर सी बात है हम खुद से तो कोयले की कान यहाँ पे नहीं लगा सकते, हम खुद से सुई गैस यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बल्कि नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये मादनी ज़खायर दिए गए हैं जिनको हमें यूज़ करना है कंट्री के इकोनॉमी के लिए और मुल्क के लोगों की डेली लाइफ की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। The resources endowed by the nature to the country and the people are called national resources। और पीपल इन चीजों क्या बोलते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। मिनरल रिसोर्सेज, रिवर्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स। एग्रीकल्चर लैंड, अब एग्रीकल्चर जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जमीन जरखेज है लेकिन उसके अंदर चीज जब भी उगेगी ना, जब आप उसका बीज बोएंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसके पानी देंगे, खाद देंगे, उसके कीड़े मार दवाइयों का स्प्रे करेंगे, फिर वक्त पे उन चीज़ों की कटाई करना और उनको पैकिंग करना, उनको भेजना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर लैंड्स होल्ड key to development and prosperity of a country. The rate of development and prosperity of a country depends on efforts to make use of it। यही मैंने भी आपको बताया कि एग्रीकल्चर, आपको लैंड तो मिल गई है, एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन उसकी हिफाजत करना, उसको जो है किस तरह से रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ह्यूमन एफर्ट्स आर नीडेड टू अवेल देम। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ इट। और इसके लिए आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले खेती बाड़ी का तरीका क्या था और अब क्या है। आपके पास ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, आपके पास डिफरेंट जो है स्प्रे डिवाइसेस मौजूद है जिनके जरिए आप हेल्प ले सकते हैं। मिनरल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या मौजूद है? पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद कंसिडरेबल मिनरल रिसोर्सेज। सम ऑफ देम आर एक्सप्लोर्ड बट मच रिमेन्स टू बी डन फॉर द सर्च फॉर मोर। काफी सारी चीजें एक्सप्लोर हो चुकी है लेकिन फिर भी काफी चीजें बाकी हैं जिनके ऊपर रिसर्च, जिनकी सर्चिंग की जाए तो हमें बहुत सारे जखायर मिल सकते हैं। आयरन और, अच्छा, यहाँ पे आयरन ओर इज यूज फॉर इंडस्ट्री, यानी कि ये जो लोहा होता है, फार्म लोहा, वो भी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। उसको फिर रिफाइन किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, स्पेशली स्टील इंडस्ट्री। इट इज फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी। कोई बहुत ज्यादा बड़े जखायर नहीं है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद है, जिसको हम अगर अच्छी तरह से यूटिलाइज करें तो हमारी किसी हद तक की नीड्स को वो पूरा कर सकता है। और लो क्वालिटी का आयरन ओर है हमारे यहाँ। मोस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड आयरन ओर इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। ज्यादातर जो है हमें अब्रॉड से इम्पोर्ट करना पड़ता है और इम्पोर्ट में आपको पता है कि खर्चा ज्यादा होता है। पहले आपको वो अमाउंट पे करनी है, फिर टैक्सेस पे करने हैं, यहाँ तक लाने का जो खर्चा है वो बेयर करना है। इट्स डिपॉजिट्स आर फाउंड इन, और पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है? चित्राल, चागई, कोहाट, खुर्रम, एजेंसी, मर्दान, हजारा और ये सब। क्रोमाइट इज यूज इन प्रिपेयरिंग अदर मेटल्स। अच्छा, दूसरे मेटल्स अगर हमें प्रिपेयर करने, धातें बनानी है, तो उसके लिए हमें क्रोमाइट यूज करना होता है। लेदर टैनिंग, मेकिंग ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स, इनमें स्टील के बर्तन वगैरह होते हैं, या कोई और इस तरह की चीजें यूज करनी है, किसी चीज की बॉडी बनानी है, तो उन सब के लिए हमें स्टील की जरूरत पड़ेगी और उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें क्रोमाइट चाहिए, जिसके जखायर पाकिस्तान में मौजूद है। द डिपोजिट्स ऑफ क्रोमाइट आर फाउंड इन जोग, मुस्लिम बाग, चागई, मलकड, बलूचिस्तान वगैरह। जिप्सम इज यूज फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज्यादा यूज है, आप देखेंगे अब आजकल छतें भी जो है वो डिजाइन वाली फ्लोर बन रहे होते हैं, रूफ बन रही है डिजाइन वाली, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जरूरत है। उसके अलावा कुछ खिलौने, कुछ डॉल्स वगैरह इस तरह की होती हैं, कुछ बर्तन होते हैं जिनके अंदर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं, कभी रिपेयरिंग के लिए
सीमेंट के साथ मिलाकर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होते हैं। अब अगर इस तरह की चीज भी आप बाहर से मंगवा रहे हैं तो फिर उनमें जो है आपको ज्यादा पैसे पे करने हैं। लेकिन कुदरत ने हमें ये सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए हैं, बस इनको सर्च करना, इनको जो है वहां से यूटिलाइज करना या निकालना और फिर लोगों तक पहुंचाना रिफाइंड हालत में। तो ये एक काम है जिसके ऊपर अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो हम अपनी ही रिसोर्सेज को यूज करते हुए काफी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बेहतर बना सकते हैं। पेंट्स एंड सीमेंट में यूज होती है। इट इज फाउंड इन झेलम, मियावाली, डीजी खान, कोहाट। कोल, कोयला, इट इज यूज इन पावर जनरेशन, बिजली वगैरह बनने के लिए यूज होता है। आपको तो यही पता है कि टिक्की, बकरीद के टिक्के बनाने के लिए यूज होता है कोयला, लेकिन कोयले के और भी इस्तेमाल है। वो ये है कि पावर जनरेशन में इसको यूज किया जाता है। इट इज बेसिकली यूज एज फ्यूल। इट इज नॉट फाउंड इन गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। की जो हमारे पास कोयले की जो कहानी है उसके अंदर कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कोई गुड क्वालिटी का कोयला हमें नहीं मिलता। और मोस्टली कहाँ पाया जाता है? सिंध में, बलूचिस्तान के इन इलाकों में, पंजाब के इन इलाकों में और NWA मतलब है चारों सूबों में। लेकिन ये इलाके हैं और कोई बहुत ज्यादा क्वालिटी में मौजूद नहीं है। ऑयल, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज मोस्टली इम्पोर्टेड फ्रॉम ईरान एंड गल्फ स्टेट्स। हमारे पास जो है ईरान और गल्फ से हमें जो है ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऑयल की कोई बहुत ज्यादा जखायर मौजूद नहीं है। लेकिन सिर्फ कुछ वैल्यूएबल रिजर्व्स हैं जो कि झेलम, मियावाली, हटक और बलक्सर में पाए जाते हैं। गैस, इट इज ये है हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी और मौजूद भी है। लेकिन इसके अंदर भी यही मसले हैं कि सुई के मकाम पे निकलती है बलूचिस्तान में, जो कि काफी दूर है, और इससे मुल्क के दीगर ममालिक में पहुंचाना। और सबसे हैरत की बात आपको ये होगी कि जिस इलाके से निकलती है ना सुई के मकाम पे, वहां के आसपास के जो देहात है उनको गैस नहीं मिलती। वहां पे गैस नहीं, वो अभी तक वही जिंदगी गुजारते हैं, लकड़ियां जलाना पूरा, और जो है चूल्हा उससे लकड़ियों का यूज करना या डिफरेंट और तरीके यूज करना। पर गैस की जो सप्लाई है वो उन इलाकों के करीबी इलाकों में नहीं है, बल्कि वो दूर के इलाकों में। और अभी भी आप देख लेंगे क्या सिचुएशन है। इस सर्दियों और रमजानों में तो बहुत ही ज्यादा गैस की लोड शेडिंग हो रही थी। पहले सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग सुना था हमने बचपन में, लेकिन अब कुछ अरसे से गैस की लोड शेडिंग होने लगी। और अभी भी सर्दियां जा चुकी हैं, रमजान शरीफ खत्म हो चुके हैं, लेकिन गैस की क्या सूरत हाल है कि रात को 9-10 बजे गैस चली जाती है और फिर वो सुबह किसी टाइम पे आती है। इट इज इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ, जबकि ये हमारी अपनी नेचुरल रिसोर्स है हमारे मुल्क की, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर सही से जो है काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम उस सोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इट इज इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फ्यूल। और ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल है। आप देखते हैं कि CNG जो गैस होती है, गैस के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो किस तरह से रिफाइन और कन्वर्ट किया जाता है। तो CNG जो है वो आपकी गाड़ियों में यूज हो रही होती है। फिर LPG है, इसको सिलेंडर भरे जा रहे होते हैं, घरों में यूज हो रही है। इसके अलावा और भी डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है ये। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। एंड अक्सर आप देखते हैं कि बिजली का बहुत बड़ा शॉर्टफॉल हो गया है या लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। वो किस वजह से हो रही है? KC और सुई गैस कंपनी के दरमियान में कुछ मुआहदे में जो है कुछ चीजें पूरी नहीं की गई हैं या कोई बिल नहीं दिया गया है, इस वजह से उनको गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। इस वजह से भी होता है। एंड आल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ जनरेशन। इट इज फाउंड इन सुई, मरी, उच, खैरपुर, की बहुत सारे इलाकों के नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गैस के जखायर है वो सुई के मकाम पर है। नाउ सम न्यू डिस्कवरीज आर आल्सो फाउंड। यूरेनियम, बेसिक एलिमेंट ऑफ एटॉमिक पावर। ये भी हमारे अपने पास ही मौजूद है, जगह डॉक्टर अब्दुल कयूम खान ने आपको एक दफा एटम बम बना के दे दिया था। उसके बाद से अभी तक हमारी कोई डिफेंस के शोबे में कोई नई इजाद या कोई बड़ी इजाद नहीं है। इट्स डिपोजिट्स आर इन DG खान, और ये DG खान में है यूरेनियम, हजारा और कोहाट में। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, कौन कौन से जो है आपके पास मिनरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। मिनरल रिसोर्सेज, कौन सा मिनरल रिसोर्स कौन से इलाके में पाया जाता है। अब यहाँ पे तो बहुत सारे नाम है, तो आपको एटलीस्ट एक मिनरल रिसोर्स के 3 इलाकों का नाम पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं रिवर्स की। हमने पहले भी जब हम इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक पढ़ रहे थे सब कॉन्टिनेंट का, उसमें पढ़ा था कि रिवर्स जो है यहाँ के मर्ज हैं। तो उसके अंदर बकायदा एक नेशनल मुआहिदा साइन हुआ था UN के थ्रू। एक वाटर ऑर्गेनाइजेशन वो भी है, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन है जो सारे मसाइल को डिफरेंट ममालिक के हल करती है, इसी तरीके से हमारे पास ये भी है।
कंटिन्यू करते हैं। तो रिवर्स के बारे में यहाँ लिखा है कि द रिवर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज कंसिस्टेड ऑफ इंडस एंड अदर एसोसिएटेड रिवर्स। ये जो रिवर इंडस है, दरिया सिंध है, वो दूसरे दरियाओं के साथ भी मिलता है। हमारा जो कैनाल सिस्टम है वो काफी वेल डिफाइंड है, इसके ऊपर काफी वर्किंग की गई है, किस तरह से किन इलाकों को, किन खेतों को या सहराओं को जिनको भी पानी की जरूरत है, वो किस तरह पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द इंडस बेसिन प्रोजेक्ट। व्हाट वी रिक्वायर इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर। हमें क्या चाहिए, पानी तो बहुत मौजूद है लेकिन उसको मैनेज किस तरह से करना है, बारिशें होती है पानी को जखायर किस तरह करना है, डैम कितने बनाने हैं, इट्स कंजर्वेशन इफेक्टिव यूज। आपने शायद सुना हो कालाबाग डैम, उसके ऊपर बहुत बहस हुई थी, वो बनना है नहीं बनना, और वो अभी तक वो मंसूबा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इट्स कंजर्वेशन, ये बात है परवेज मुशर्रफ के दौर की, जब वो जो है सदर बने थे, वो एक कालाबाग डैम बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है इश्यूज थे लोगों को, इसका पानी यहाँ नहीं आना चाहिए, इसका पानी यहाँ आना चाहिए, इसका पानी इस इलाके को मिले, इतने परसेंट मिले, इतने परसेंट मिले, इस चक्कर के अंदर वो नहीं बना। उसके बाद फिर बारिशें हुई, कई दफा बारिशें हुई, और इतनी ज्यादा तूफानी और इस तरह की बारिश हुई कि उन इलाकों में बहुत तबाही आई जहाँ डैम बनना था, ये पानी रिजर्व हो जाए यहाँ पे, लेकिन पानी रिजर्व डैम मतलब काम वाम शुरू हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो पानी रिजर्व करने के लिए जगह नहीं थी और पानी बहुत ज्यादा आया, सैलाबी रेले आए, लोगों के घर बह गए, लोग बह गए, जान माल का काफी नुकसान हुआ, लेकिन लोगों ने डैम नहीं बनने दिया था। और वही लोग ज्यादा, क्योंकि क्या होता है, जो आपके गांव देहात के लोग होते हैं ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, या उनको पता भी हो तो वो जेर असर काम होते हैं, जेर असर होते हैं अपने, जो उनके उन देहातों के ऑनर हैं, मालिक हैं, या सरदार हैं, जो भी हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, जो वो कहेंगे उनको वैसे ही चलना होता है, तो वो उस तरीके से चल रहे थे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स का शिकार उन्हीं को होना पड़ा। वाटर डेंजरस इफ इट इज टू मच। अगर पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। इट बिकम अ प्रॉब्लम इफ इट इज टू लिटिल। अगर पानी बहुत कम हो तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि पानी ना पीने को मिलेगा और ना इस्तेमाल को मिलेगा। इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर। हमारे ये पानी जो है एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होता है। वियर इट इज द बैकबोन ऑफ एग्रो इकोनॉमी। तो आप ये समझ लें कि पानी जो है हमारी एक एग्रो इकोनॉमी की बैकबोन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। और पानी नहीं होगा, एग्रीकल्चर खराब होगी, एग्रीकल्चर खराब होगी तो आपकी इकोनॉमी खराब होगी। इट इज ऑल्सो अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो एक चीपेस्ट सोर्स है पावर जनरेशन की। पावर जनरेशन तो गैस से भी हो रही है, कोयले से भी हो रही है, ऑयल से भी हो रही है, और पानी से भी हो रही है। सबसे ज्यादा जो चीपेस्ट सोर्स है वो पानी है, क्योंकि पानी के ऊपर इतना पैसा नहीं लगा, पानी आपको नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू मिल रहा है, उसको पानी को हासिल करना आसान है। लेकिन कोयला, गैस और तेल, इन सब जखायर को निकालना जो है, उसके अंदर ज्यादा प्रोसेस लगता है, ज्यादा मशीनरी, ज्यादा पैसे यूज होते हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान का जो है 25% जो एरिया है वो कवर हुआ हुआ है फॉरेस्ट से, यानी लकड़ी वगैरह और डिफरेंट जड़ी बूटियां, ये सब हमें वहां से मिलती हैं। अब क्या होता है, बिल्डिंग्स बनानी है, नई कॉलोनीज बनानी है, नई सोसाइटीज बनानी है, तो उसके लिए जंग लकड़ियां काटी जाती है। पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, तो पेपर वर्क के पेपर बनता है लकड़ी से। तो बहुत, जिस तरह आप अपनी यूनिवर्सिटी में ही देख लेंगे, मैनुअल्स प्रिंट हो रहे हैं बहुत ज्यादा ज्यादा, और डिफरेंट जो असाइनमेंट्स हैं, सब चीजें, बहुत सारी काफी सारी चीजें जो है वो हार्ड कॉपी के अंदर है, तो पेपर्स का इस्तेमाल ज्यादा है। और फिर वो कुछ अरसे बाद वो सब रद्दी बन जाता है, वो ऐसी आप देखें किसी भी स्टोर रूम में जाके तो इतनी बड़े बंडल से बंडल्स मौजूद होंगे। और वो, या फिर जो आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसको भी जो है वो फॉर्म्स जमा हो रहे हैं, उसके साथ ये अटैच हो रहा है, वो अटैच हो रहा है, और वो आपका सेमेस्टर एंड हुआ, वो सब चीजें बेकार हो जाती है, और फिर वो ऐसी रद्दी बनती है, और फिर वो रद्दी डाल दी जाती है। तो पेपर का यूज भी कम करने के लिए ग्रीन पाकिस्तान के नाम से एक मुहिम स्टार्ट है, जिसके अंदर क्या है, पेपर का यूज जो है कम से कम करवाया जा रहा है, और चीजों को सॉफ्ट कॉपी के ऊपर लाया जा रहा है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आप काफी सारी चीजें डेटा में स्टोर कर सकते हैं। Normally, 25% area of country should be covered with forest, but in Pakistan it is only 4 to 5%। अच्छा, ये जो उन्होंने बताया है कि इतना परसेंट होना चाहिए कंट्री का, यानी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी तवज्जो देनी चाहिए इसके ऊपर कि वो अपने मुल्क में 25% अब जो है एरिया वो फॉरेस्ट पे या काश्तकारी के ऊपर या फिर पौधों की ग्रोथ के ऊपर रखें। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 4 to 5% हमारे पास ये मौजूद है। सम एरियाज आर नॉट सुटेबल फॉर प्लांटेशन लाइक डेजर्ट्स एंड ड्राई माउंटेन्स। इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे पास जो है डेजर्ट्स और ड्राई माउंटेन्स मौजूद हैं, जैसे सहराई इलाकों में थल है, चोलिस्तान है, यहाँ पे तो यहाँ पे प्लांटेशन करना मुमकिन नहीं है, या
प्लांटेशन हो तो वो सक्सेसफुल नहीं रहती। इट इज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड रेनफॉल। अच्छा जी, इसकी एक और वजह भी ये है कि सूटेबल प्लांटेशन नहीं होती, कि बारिशों की कमी और बारिश पानी के जखायर, शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं कह सकते, पानी के जखायर की कमी। यानी कि पानी तो आ जाता है, बारिश तो हो जाती है, कभी इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि लोग परेशान आ जाते हैं, पानी बह रहा है, सैलाबी रेले आ रहे हैं, लेकिन उनको उसको जमा करने के लिए हमारे पास डैम या छोटे डैम, बड़े डैम, छोटे डैम, पॉन्ड, इस तरह की चीजें मौजूद नहीं जहाँ हम पानी को जखीरा कर सके, पानी को प्रॉपरली रिफाइन या क्लियर क्लीन करके उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सके। डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो ड्यू टू अनप्लान्ड कटिंग ऑफ ट्रीज, और जितना हमारे पास मौजूद है 4 to 5% वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि अनप्लान्ड कटिंग हो रही है। ट्रीज की कटिंग भी जरूरी है, मतलब लकड़ी तो चाहिए, फर्नीचर बनना है और दीगर जरूरियात हैं, पेपर बनना है, गम बनना है, ये सब चीजें लकड़ी से यूज होती है। इसलिए मतलब फॉरेस्ट इसलिए भी नहीं दिए गए कि आप सिर्फ उनको आबादी करते जाएं, उसकी कटिंग भी जरूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रीज हो जाते हैं, पुराने ट्रीज हो जाते हैं या शाखें एक्स्ट्रा निकल जाती हैं, तो उनकी कटिंग करके वो यूटिलाइज। तो एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि किस तरह के दरख्त को काटना है, कितना काटना है, कितने अरसे बाद काटना है कि उसकी रीग्रोथ हो सके। तो अक्सर ऐसा होता है कि फुटपाथ बन रही है, कोई पुल बनाना है, तो फुटपाथों पे जितने ट्रीज हैं वो सब जड़ से निकाल दिए जाते हैं, काट के ऐसे फेंक दिए जाते हैं, जबकि इसकी शिफ्टिंग भी हो सकती है कि आप किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे ये जो है आबादी नहीं है, जहाँ पे कोई और इस तरह का मंसूबा नहीं है, मैदान है खुले, आप वहां पे भी उनको शिफ्ट करके अपनी ट्रीज की हिफाजत कर सकते हैं। फॉरेस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं? फॉरेस्ट हैव मेनी एडवांटेजेस, दे आर हेल्पफुल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ वेदर। सबसे ज्यादा क्या है, वेदर जो क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं ना, आप देखते हैं सर अप्रैल मई जून इन महीनों में भी बारिश हो जाएगी, जबकि पहले बारिशों के फिर ही नहीं थी, जुलाई में अगस्त में बारिश होती थी, अब मई में भी बारिश हो जाती है, मार्च में भी बारिश हो जाती है। तो क्या है, क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह ये है कि हम फॉरेस्ट जो है या हम फॉरेस्ट जो है उनकी प्रॉपर केयर नहीं करते, क्योंकि उससे ही हमारा इन्वायरमेंट बनता है दरख्तों के जरिए। प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाइंड स्टॉर्म्स, और फॉरेस्ट जो है वाइंड स्टॉर्म, जब तूफानी हवाएं चलती हैं तो अगर आपके उनके दरमियान में रुकावट होते हैं ये दरख्त, वो नहीं है तो फिर वो हवाएं जो है वो फिर नुकसानदेह साबित होती हैं। हेल्प इन स्लो मेल्टिंग ऑफ स्नो, इसकी वजह से जो है बर्फ कम पिघलती है, अगर बर्फानी इलाके हैं तो उसकी वजह से तूफान भी कम होते हैं। जब आपके पास मतलब फॉरेस्ट ना होने से क्या क्या हो रहा है, विंड स्टॉर्म आएगा तो तबाही ज्यादा होगी, और क्या नाम है, हवाएं कम चलेंगी, हवाएं तेज चल रही हैं, आपकी बर्फ जल्दी पिघलेगी, जब बर्फ पहाड़ों की जल्दी पिघलेगी तो फ्लड ज्यादा आएंगे। दे ऐड ग्रीनरी, ये ग्रीनरी भी ऐड करते हैं, ब्यूटी एंड फ्रेश एयर के लिए भी हमारे पास बहुत जरूरी है। आप जैसे आते हैं ना इस्लामाबाद वगैरह मरी, तो क्यों इंसान को इतना सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ प्लांटेशन ज्यादा है, वहाँ ग्रीनरी ज्यादा है, तो वो आपको एक देखते ही सुकून मिलता है इन इलाकों में जाके। प्लांट्स आर सोर्स ऑफ फूड, मेडिसिन, टिम्बर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, तो ये प्लांट इन सारी चीजों की सोर्स है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट बिल्कुल भी ना कटिंग करो, दरख्त ना काटो, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ कटिंग की जाए। दे आर द होम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, अच्छा हमारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट भी यहीं परवरिश पाते हैं, और इन्हीं से हमें जो है बट डिफरेंट सोर्सेस मिलती हैं, अंडे मिलते हैं, गोश्त मिलता है, इन एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स किसी पर्पस के लिए यूज हो जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज एज फ्यूल, और ये लकड़ियाँ हमारे पास फ्यूल यानी ईंधन के तौर पे भी यूज होती है, जिन इलाकों में गैस नहीं है तो वो लकड़ियाँ काट के ही अपना गुजारा करते हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की लाइफ स्टॉक ये भी हमारे लिए जरूरी है, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट, हाइडेड स्किन, वूल। और जो हमारे देही इलाके हैं उसमें ज्यादातर लोग जो है अपनी जिंदगी एग्रीकल्चर और ये एनिमल्स के थ्रू अपनी जो है कह लें कि अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। इनके जरिए वो एनिमल्स पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उससे फिर वो जो है मिल्क, मीट वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं, वो अगर वो बेच भी नहीं रहे एज अ कारोबार उसको नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट हर घर में एक बकरी वगैरह जरूर मौजूद होती है जो इनकी दूध वगैरह की जरूरियात को पूरा करती है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल्स को हम एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज करते हैं, घोड़ा गाड़ी वगैरह। दे आर अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज की सोर्स भी है कि ये सब चीजें आगे एक्सपोर्ट कर दी जाती है।
देयर प्रॉपर ब्रीडिंग रिक्वायर्स प्लानिंग एंड केयर। अब इनकी नशोनुमा बढ़ाने के लिए, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। एनिमल हस्बेंड्री एंड कॉलेजेस ऑफ रिसर्चेस आर एस्टेब्लिश टू ग्रेट एंड क्योर यूजफुल स्पीसीज ऑफ एनिमल। अच्छा जी, इसके ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जिसमें लोग जो है क्या पढ़ रहे होते हैं कि एनिमल की स्पेशीज किस तरह से बढ़ानी है और इनकी केयर किस तरह से करनी है। आप अक्सर देखते हैं इनको भी हिफाजत, बच्चों के हिफाजती टीके लगते हैं, इस तरह एनिमल्स को भी टीके वगैरह लगते हैं, इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है। जो लोग एनिमल्स को पालते हैं तो वो इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं। इवन जो मुर्गियां हैं, बकरे हैं, ये तो एक नॉर्मली लोग यहाँ पे भी पाल रहे होते हैं, जिनको इनका पता है। अब जिनको इनकी केयर करनी आती है उनके पास ये ज्यादा अच्छे तक सर्वाइव करते हैं ये एनिमल्स, वरना अक्सर आप देखते हैं लोगों के चूजे मर जाते हैं, बकरियां मर जाती हैं, गाय बकरा ईद के सीजन में बहुत होता है कि लोग जानवर जो जल्दी लेकर आ जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि इनकी केयर कैसे करनी है, तो उनके जानवर पहले मर भी जाते हैं। कुछ आते ही बीमार है, कुछ अगर बीमार नहीं भी आए लेकिन आपने 1-2 महीने पहले ले लिए, पर आप उनकी इस तरह से केयर नहीं कर पाए, आपने उनकी कोई वैक्सीन नहीं करवाई, तो फिर इन इश्यूज से भी गुजरना पड़ता है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम फॉर रेजिंग एनिमल्स बोथ प्राइवेटली एंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। फिर हमारे पास फार्म्स हैं और मिलिट्री फार्म्स हैं जो है इन सब चीज़ों को एनिमल्स वगैरह की देखभाल की जाती है। पोल्ट्री फार्म्स हैं, मुर्गियों की नस्लों, सबसे ज्यादा जो हमारी यहाँ नजर आती है चिकन। हर चीज मतलब आपको दुकानें में चिकन की अब ज्यादा नजर आ रही होंगी, और आप पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, फिंगर बर्गर खाएं और डिफरेंट चीजें मैं अभी बोलूंगी तो सबके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो वो सब में आप देख रहे होंगे चिकन, तो किसने चिकन की इंडस्ट्री को उस चीज पे ज्यादा यूटिलाइज काम दे दिया गया है। ये कह लेंगे फार्म हाउसेस या इस तरह की चीजें ज्यादा बन गई है, पोल्ट्री फार्म्स, जहाँ पे मुर्गियों को मुर्गियों की नस्ल को बढ़ाने पे काम, लेकिन मसला वही है कि उसमें अनहेल्दी मतलब इस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि वो थोड़ा लोगों के लिए अनहेल्दी हो रहा है। इसमें काफी इश्यूज आ रहे हैं हेल्थ के, कि आपने नहीं भी सुना तो मैं बता देती हूँ। ये चिकन जो हम ये फार्म वाली चिकन खाते हैं तो उसके अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा इश्यूज हैं आपके हेल्थ के हवाले से, जो आपके हार्मोन्स को और डिफरेंट चीजों को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इनकी जो ब्रीडिंग होती है उनका जो फूड होता है वो मतलब सोर्स जो होती है ना उसकी, वो सही नहीं है। वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। उनको जो है एक दिन का अगर चूजा है, 2 दिन का चूजा है ना, वो जितना लाइफ टाइम लेता है बढ़ने के लिए, उसके लाइफ टाइम को इतना ज्यादा वो कर दिया गया इंजेक्शन और ब्रीडिंग के जरिए उनको जो है 1 हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी सी मुर्गी फुला के फैला दिया जाता है और फिर हम वो खाते हैं समझ के चिकन